नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजों की ताकत जब पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। आपने पूरे साल में चाहे कैसे पढ़ाई की है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी रखी है तो उसका रिजल्ट आपको मई में देखने को मिलेगा। मई इन द सेंस जब गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन। इसी सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 10 का एक पोर्शन हो गया था, ये सेकंड लास्ट या सेकंड या लास्ट जो भी है। अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग और मेथड ऑफ फार्मिंग। उसके बाद में आता है क्रॉप्स, सीजन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप सीजन। तीन सीजन है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी एंड जायद। आपको इन तीनों में से एक लाइन याद रखनी है बस ये, कि जब आपकी स्कूल स्टार्ट होती है उस टाइम सीजन स्टार्ट होती है कौन सी? खरीफ। कौन सी स्टार्ट होती है? खरीफ। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कितनी फसलें हैं, कितनी सीजन है? 3 महीने। कितने महीने? कितने हैं? 12। 12 महीने हैं, फसलें कितने हैं? 3। कितना आएगा? 4। मतलब एक क्रॉप्स को कितना टाइम लगेगा? 4 महीने। इसको भी 4 महीने, इसको भी 4 महीने, इसको भी 4 महीने। समझ में आ गया सर? आ गया समझ में। अब देखो, इसको 4 महीने, मैंने क्या बोला? जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होता है तब कब होता है? जून जुलाई में। बिल्कुल सर, जून जुलाई में। जून जुलाई से 4 महीने काउंट करो। जून से काउंट करो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर में अपन इसको कल्टीवेट कर देंगे। अक्टूबर नवंबर में ये काटी तो ये बोएंगे, अक्टूबर नवंबर ये बो दी, फिर 4 महीने। नवंबर अक्टूबर से काउंट करो, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी। तो फरवरी मार्च में ये बो दिया, फिर ये काटा फरवरी मार्च में, तो ये फरवरी मार्च में बो दिया, वापस जून जुलाई। ये इसका आ गया टाइम पीरियड आपके सामने। सीजन कौन सी है? जून जुलाई में क्या सीजन आती है? अरे भाई बारिश ही तो होती है। सीजन कौन सी आएगी? रेनी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर फरवरी में क्या आती है? विंटर। बची क्या? समर। और एग्जांपल देने, खरीफ में दे देना आप पेडी का, इसमें दे देना आप वीट का, इसमें दे देना आप सारे वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स का। बस एक लाइन याद रखनी है, स्कूल कब स्टार्ट होती है? जून जुलाई में। तब क्या बोलते हैं? खरीफ की क्रॉप से बोलते हैं। इफ पॉसिबल क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलो भाई, ये तो सब हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी, हाँ ये क्लियर। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ रेनी सीजन, विंटर सीजन, सब सीजन वही सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब सारी कौन कौन सी कुछ फसलें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद है रख लेना। सारे छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने एक जगह सिक्योर किए। पेडी ग्रीन क्रॉप्स है, एलिवेल सोइल। इसके लिए चाहिए रेनफॉल कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर, टेम्परेचर सब में 20 से 30 लिख करना चाहिए। कितना? 20 से 30। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए चाहिए। और इंडिया में जितनी खेती होती है, जितना शोन एरिया, जितना शोन एरिया, नाम याद रखना, बहुत बार आएगा शोन एरिया, उसमें से 25% यानी 1/4 पर क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ पेडी। क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ पेडी उगती है। क्लियर। रैंक कौन सी है? सेकंड। याद रखना, चावल में रैंक कौन सी है? सेकंड। फिर क्या आता है? वीट। क्या आता है? वीट यानी गेहूं। सिंपल सी बात, एलिवेल सॉइल चाहिए, सॉरी ब्लैक सॉइल चाहिए, रेनफॉल 75, टेम्परेचर 20 से 30, 1/3, ये 1/4, ये 1/3। फेमस जगह पंजाब। पंजाब क्या बोलते हैं? वीट बोल। इसमें स्टेट याद रहे या ना रहे, मैप आएगा तो वहां पे आप फंस सकते हो। एक स्टेट याद रखना है, सिर्फ एक सिंगल स्टेट। पेडी में भी अगर आप पंजाब याद रखो कोई बड़ी बात नहीं, पेडी में वेस्ट बंगाल, पंजाब, जो भी आपको याद रहे ठीक है। वीट में पंजाब और बाल बाल एक टाइप्स का वीट का एक किस्म है, फसल है। फिर आता है ग्राउंडनट, मूंगफली। हम तुम्हारे मामा ने मूंगफली में दाना नहीं जो पढ़ा होगा आप लोगों ने। मूंगफली कितने आते हैं? मूंगफली, मूंगफली में 2 नट्स आते हैं, तो रैंक कौन सी आएगी? सेकंड। रेनफॉल वही 75, सेकंड रैंक। गुजरात की रैंक फर्स्ट है भाई, किसमें? ग्राउंडनट में। जी से गुजरात आता है ना। फिर क्या आता है? चाय। क्या आता है? चाय। चाय और लड़की में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इनको कोई बात पूछ लो तो बताएंगे नहीं, नहीं पूछोगे तो ये बोलेंगे पूछा नहीं। सेम फंडा चाय का, पानी चाहिए भी, पानी नहीं भी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, कहाँ उगाते हैं? ये मान लो स्लोपी एरिया। कौन सा एरिया? स्लोपी नहीं, ढाल वाला एरिया। यहाँ पर अपन ने चाय उगा दी। क्या उगा दी? चाय। तो क्या होता है? यहाँ बारिश आएगी, जड़ों में पानी तो आएगा, रूट्स के अंदर पानी तो आएगा, लेकिन पानी रुकेगा नहीं। अगर पानी रुक गया तो जड़ें खराब हो जाएगी, पानी नहीं आएगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो पानी नहीं भी चाहिए, पानी चाहिए भी।
तो क्या करते हैं, तो स्लोपी एरिया, ढलान वाले एरिया, वहां पर चाय खेती करते हैं। रेनफॉल कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर चाहिए। रैंक कौन सी अपनी, सेकंड। चाय में रैंक कौन सी है, सेकंड। चाय 2 वर्ड का है तो रैंक कौन सी आएगी, सेकंड। याद रखना, अपनी सिर्फ झूठ बोलने में रैंक फर्स्ट है, झूठ में रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट। लेकिन चावल में, चाय में और मूंगफली में, ग्राउंडनट में रैंक कौन सी अपनी, सेकंड। कॉफी, कॉफी छाया के अंदर होती है। कॉफी फेमस जगह है कर्नाटक के अंदर, कुर्ग करके एक जगह है, कर्नाटक में कुर्ग करके जगह है, छाया के अंदर कॉफी होती है। रेनफॉल के अंदर 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसके लिए, कॉफी के लिए। फिर क्या आता है, कॉटन। क्या आता है, कॉटन। कैसी क्रॉप है कॉटन, केस क्रॉप है। कॉटन कौन सी सोइल में होता है, लावा सोइल में। कौन सोइल में होता है, लावा जैसी सोइल बनती है, मतलब लावा मतलब ब्लैक सोइल के अंदर कॉटन उगता है। सेकंड रैंक है कॉटन में भी। कॉटन में रैंक कौन सी अपनी, सेकंड। कॉटन क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, कॉटन को। गुजरात फर्स्ट रैंक में, गुजरात किसमें है, फर्स्ट रैंक में, प्रोडक्शन में और शॉन एरिया में। फिर क्या आता है, शुगर केन। क्या आता है, शुगर केन यानी गन्ना। कौन सोइल होती है, एलिवेल सोइल। रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। अब सुनना, शुगर केन के प्रोडक्शन में रैंक किसकी फर्स्ट है, ब्राजील की। किसकी फर्स्ट रैंक है, ब्राजील। प्रोडक्शन में रैंक किसकी फर्स्ट है, ब्राजील। लेकिन शॉन एरिया ज्यादा बोया कहां जाता है, इंडिया में। याद रखना, शुगर केन के अंदर दो बातें सुन लेना। शुगर केन में प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट रैंक किसकी है, ब्राजील की। लेकिन ज्यादा शॉन एरिया बोया कहां जाता है, इंडिया में। सेम वैसे ही इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक किसकी है, महाराष्ट्र की। किसकी है, महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक है, महाराष्ट्र की। लेकिन शोन एरिया फर्स्ट रैंक किसकी है, उत्तर प्रदेश की। ज्यादा बोया कहां जाता है, उत्तर प्रदेश में। ज्यादा होता कहां पर है, महाराष्ट्र में। फिर आता है जूट। जूट बोलने में रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट। इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन फाइबर इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। एलिवेल सोइल, जो भी सोइल वगैरह इसके चाहिए। सोइल नाम याद नहीं है ना, कौन सा क्या लिखना आपको, फेवरेबल कंडीशन आर रिक्वायर्ड। सब में सिंपल बातें। टेम्परेचर सब में 20 से 30, सब में फेवरेबल कंडीशन, मोर लेबर, मोर रेनफॉल, सब में सिंपल सिंपल बातें आपको याद रखनी है। बस फैक्ट याद रखना है, रेनफॉल, रैंक, कुछ स्पेशल बात जैसे गोल्डन फाइबर हो गया, कॉटन हो गया, ब्लैक सोइल हो गया, कुछ सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका फेमस, सॉरी फेमस नहीं, छोड़ो, फेवरेट तो नहीं बोल सकता, ठीक है। क्या आता है, तंबाकू। सोइल, लोमी सोइल चाहिए। किसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर 100 सेंटीमीटर, रेनफॉल, सोइल, क्लाइमेट होता है। लेकिन तंबाकू के अंदर ये खेती, सॉरी सिक्किम में ये खेती बैन है। और इसमें एक बढ़िया बात है, बीड़ी तंबाकू। कौन सा तंबाकू, बीड़ी टोबैको है। कहाँ पर फेमस है, गुजरात का। फेमस मतलब गुजरात की रैंक कौन सी है, फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया में बीड़ी तंबाकू उगाने में। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, एक रैपिड रिवीजन करते हैं अपन। पेडी, टी, कॉफी, जूट, शुगर केन, ग्राउंडनट, व्हीट। ठीक है, पेडी में रैंक कौन सी, सेकंड। चाय में रैंक कौन सी, सेकंड। कॉफी में फर्स्ट रैंक ब्राजील की। जूट में रैंक कौन सी, फर्स्ट। शुगर केन में प्रोडक्शन में रैंक कौन सी अपनी, सेकंड। लेकिन वैसे रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट। ग्राउंडनट में रैंक कौन सी, सेकंड। व्हीट की रैंक अपने पास है नहीं है। क्लियर, अब इसको क्लियर करते हैं। फिर आता है रेनफॉल। टी, कॉफी, पेडी, टी कॉफी पेडी व्हीट, ग्राउंडनट याद रहे ग्राउंडनट, मिल्ट याद रहे तो मिल्ट, जो भी है। चाय के कितना पानी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। कॉफी के लिए 150 सेंटीमीटर। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए 75 सेंटीमीटर। इनके लिए 50 टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लाइन और थी, गोल्डन फाइबर और एक था, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को। किसको बोलते हैं, जूट को। और कॉटन को क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन। क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ब्लैक कॉटन नहीं, व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट गोल्ड। ये सारे। अब देखो आगे बढ़े, टेक्निकल रिफॉर्म्स एक्सप्लेन करता हूं मैं तुमको। टेक्निकल रिफॉर्म क्या होता है, चेंजेस इन टेक्निक। पहले क्या टेक्निक थी, अब क्या टेक्निक है।
पहले खाना खाने का तरीका अलग था, अब कुछ ना कुछ अलग होगा। पहले पढ़ाने का तरीका अलग था, अब कुछ ना कुछ अलग होगा। टेक्निक में क्या है? चेंज। अब पढ़ते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्या क्या चेंजेस है पढ़ेंगे। बिफोर, पहले क्या था और अब क्या है एग्रीकल्चर में, अभी बढ़ाते हैं। पहले जो खेती होती थी ना, उसके लिए जो पानी चाहिए था अपने को, वो कहाँ से आता था? कुओं से। आला आता चलो आज भी कुओं से, लेकिन पहले कैसे पानी निकाल देते हैं अपन? लेदर बकेट से। किससे? लेदर बकेट से। लेकिन अब किसका यूज करते हैं? पंप का और ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। पहले अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज इंफॉर्मेशन आर गिवन बाई कौन? इंफॉर्मेशन था? डीडी किसान चैनल, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट एक ऐप बनाया है, ऐप का नाम क्या है? एग्री मार्केट। क्या नाम है? एग्री मार्केट का नाम का ऐप बनाया है। और क्या है? पहले अपन नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे। किसका? नेचुरल फर्टिलाइजर का। लेकिन अब किसका यूज करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर का। कौन कौन से एग्जाम्पल है? एनपीके प्लस डीपीके। और गुजरात गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया अभी खेती में? न्यू हेडक्वार्टर बनाए हैं। क्या न्यू हेडक्वार्टर्स बनाए हैं? गुजरात फेयर्स हेल्ड किए। क्या किया? गुजरात है फेयर्स। और ICAR और DARE करके दो यूनिटीज के लिए काम करती है। और न्यू यूनिवर्सिटी गुजरात ने बनाई है। क्या पढ़ा था? टेक्निकल रिफॉर्म। मतलब टेक्निक में क्या चेंज है? पहले किसका यूज करते थे? लेदर बकेट का, अब पंप और ट्यूबवेल्स का। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब इन्फॉर्मेशन है। कौन देता है? डीडी किसान चैनल, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट का ऐप का नाम क्या है? एग्री मार्केट। उसके बाद में पहले नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते थे, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर का। एग्जाम्पल एनपीके और डीपीके। उसके अलावा और क्या क्या चेंज है? आजकल न्यू हेडक्वार्टर बनाए हर जिले में किसान को ट्रेनिंग देने के लिए। और गुजरात नए नए फेयर्स यानी मेला लगा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ताकि लोगों को इंटरेस्ट बढ़े, लोगों को इसके अंदर नॉलेज मिले। उसके अलावा दो इसके लिए दो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ICRDARE। और न्यू यूनिवर्सिटी बनाई गई है, नवसारी सूरत में बनाई गई है। ठीक है। अब देखो टेक्निकल रिफॉर्म्स, नई नई चीजें आई है। एनपीके डीपी की खाद आई है, न्यू टेक्निक्स आई है। ये टीवी चैनल्स हैं। ग्राम सेवक इन्फॉर्मेशन देता है। ग्राम सेवक गांव में इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ग्राम सेवक। ये दो संस्थाएं काम करती है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, सिस्टम में क्या चेंज है? पहले क्या सिस्टम था, अब क्या सिस्टम है? सिंपल सी बात है, सिस्टम में कुछ चेंज नहीं है। अभी बताता हूँ क्या चेंज है सिस्टम में। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या चेंज है? जो लैंडलॉर्डिज्म था, जमींदारी प्रदेश, क्या कर दिया? खत्म। कैसे खत्म किया? लैंड सेलिंग एक्ट, जिसकी जमीन वही खेती करेगा। और क्या किया? फाइनेंस हेल्प। कौन सी हेल्प दी? फाइनेंस हेल्प। किसके लिए? अगर आपको बीज वगैरह खरीदना है और फर्टिलाइजर खरीदना है तो आप गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हो। सिर्फ बीज और फर्टिलाइजर के लिए। ऐसा नहीं कि खेत में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, गवर्नमेंट से फोन किया, बोला सर कुछ मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, नहीं मिलेगा। बीज और खाद आपको मिल जाएगी, फाइनेंस हेल्प। एक होता है इंश्योरेंस प्लान। मतलब अगर आप खेती कुछ हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको उसका रिफंड मिलेगा। क्या नाम है उस योजना का? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। इसके अलावा इसमें दो यूनिटी काम है करती है। सिंपल सी बातें आप लोग याद रख लेना, कुछ इसमें विशेष नहीं है। नया एक्ट आया लैंड और जमीन को जो पड़ता थी डिस्पेरिटीज का कर दिया, खत्म कर दिया है। इंश्योरेंस प्लान आया है। नए ड्रेन इरिगेशन के लिए आपको पैसा मिलता है, फाइनेंशियल सिस्टम मिलता है। मार्केटिंग यार्ड्स, ऑक्शन स्टार्ट कर दिया। पहले था ना फिक्स कि फसल का दाम यही रहेगा, लेकिन आज क्या हो गया? ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है। दो तीन चीजें काम करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया है। अगर आपको कहीं खेती के लिए कुछ काम वाम करवाना है तो जो प्राइस लगता था पहले हो गया, मिनिमम हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन,
क्या होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन? देखो कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्ट आना, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी खेती के अंदर क्या आना, रिवोल्ट। अभी मैं अगर ऐसा बोलूं कि कौन सा इंसान टीचर बनना चाहेगा, आप में से हालांकि बहुत कम लोग बोलेंगे बनना चाहेगा, लेकिन कल ये गवर्नमेंट ये बोल दे कि टीचर बनने पे मिलेगी 5 लाख रुपए तनख्वाह, सब लोग टीचर बनेंगे। क्यों? अचानक आएगा रिवोल्ट, कुछ ना कुछ लालच मिलेगा, तभी लोग उसके तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जिस में क्या बोलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या आया? कुछ नहीं आया। एक टाइम था जब अपने पास क्या आती, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड। एक टाइम है, अब जब क्या आ गया, स्टोरेज ऑफ फूड। खाना नहीं था, अब खाना है। कैसे हुआ, क्या क्या, ये देखो न्यू टेक्निक आई, न्यू बीज आए, न्यू फर्टिलाइजर आया, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन। यहां पर क्या थी, शॉर्टेज, और यहां पर क्या हो गई, स्टोरेज, यानी जो थी ना कमी खाने, वो क्या हो गई, पूरी हो गई। अब देखो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इंपोर्ट्स डिपेंड, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स। एक टाइम तो क्या था, मेरे पास खाना नहीं था, तो मैंने क्या किया, मॉडर्न इनपुट का यूज किया, और इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। क्या बढ़ा, प्रोडक्शन। किसका बढ़ा, पेडी और व्हीट का। किसका प्रोडक्शन बढ़ा, पेडी और व्हीट का। क्लियर। एक टाइम अपने पास क्या था, शॉर्टेज, अब क्या अपने पास क्या है, सफिशिएंट स्टोरेज। कैसा स्टोरेज है, सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फूड। अब अपने को अगर मान लो ड्राउट, अगर मान लो अकाल वगैरह पड़ जाए, तो अपने पास खाना है। ठीक है। उसके अलावा सोइल फर्टिलिटी, दालें वगैरह आजकल लोग कम बोते हैं। क्यों, लोग कौन से फ्रूट बोते हैं, ग्रेन्स, जो अपन लोग खाते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें बोई जाती है, इसे बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, कौन सी रिवॉल्यूशन, ग्रीन, मतलब खेती के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जो फूड सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चेंज है, वो अपन पढ़ेंगे। चलो भाई, इसको मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। आपने अभी तक पढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन, चलो भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा, किसके लिए हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास खाना आ गया था। कुछ नहीं याद करना, बस दो डेटा याद करने आपको इसके अंदर। एक टाइम था 1951, एक टाइम था 2011 या 13। ठीक है, ये था बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस टाइम में अपनी पॉपुलेशन थी 36 CR। कितनी थी, 36 CR। अब है 121 CR। इस टाइम हमारा प्रोडक्शन कितना था, 51 करोड़ टन, लेकिन अब कितना है, 265 करोड़ टन। ये क्या शो ऑफ कर रही है, ये शो ऑफ कर रही है हमारी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। मतलब हमारे पास इतना स्टोरेज, जैसे क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको, बफर स्टॉक। मतलब अब अपने पास इतना खाना है कि अपने को खाने के लिए किसी दूसरे कंट्री डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। इट्स कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। इसका रीजन क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, डेटा आपको याद रखना है। अब चलो पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। फूड सिक्योरिटी, डिमांड बढ़ी, डिमांड क्यों बढ़ी, लोग पैदा हुए। फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एट द रिस्क। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास मान लो मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, पड़ोसी के पास आप मांगने गए, कुछ इतना और लगा नहीं, आपके घर पे कुछ प्रेस खराब हो गया, आप चले गए मांगने, लेकिन क्या होगा जब आप कुछ दिन पड़ोसी के पास जाओगे, बोलोगे हमारे पास रोटी नहीं है, रोटी तो खाने के लिए, होगा नहीं होगा। वैसे ही अगर किसी कंट्री के पास अगर खाना नहीं है, फूड नहीं है, तो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट एट ए रिस्क, वो कंट्री गुलाम हो सकती है। उसके बाद में अब देखो डेटा दिया है, 1951 में कितने लोग थे, 31 करोड़। अब कितने हैं, 125 करोड़। उस टाइम में अपने पास कितने टन खाना था, 51 CR टन। अब कितना है, 265 करोड़ टन। अब क्या हो गया, अपने पास बफर स्टॉक है, इसमें ड्रॉट में। अगर अकाल पड़ता है तो हमारे पास क्या इसका बफर स्टॉक है। ठीक है। अगर देखो लोग पैदा होने बंद हो गए नहीं, यह बात आपको पता है, इसके पीछे क्या कर सकते हैं, इसके लिए
जमीन उतनी रहेगी, लोग बढ़ेंगे, तो क्या करना चाहिए? न्यू टेक्निक अपने को लानी पड़ेगी ताकि इस खाने को अपन बचा सकें, ठीक है। और खाना वेस्ट हो जा रहा है, उसको अपने को रोकना पड़ेगा। खाने की स्टॉकिंग हो रही है, कुछ लोग खाने को स्टॉक कर रहे हैं, होर्डिंग्स वगैरह हो रही है, उनको रोकना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। अब आता है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन की बात करूं मैं तो क्या फंडा होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है रशिया, आपकी फेवरेट कंट्री, एक कंट्री है अमेरिका। ये तीनों कंट्री एक प्लेटफॉर्म पर आपस में सेट है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इसके पास कोई पर्टिकुलर चीज ज्यादा है, वो इसको बेचेगा। ये इंडिया के पास कुछ ज्यादा है, इसको बेच रहा है, ये इसको बेच रहा है, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी बैरियर्स। ये जो ट्रेड हो रहा है इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। मतलब आपके पास जो चीज ज्यादा आप पड़ोसी को बेच सकते हो, लेकिन गाड़ी को जितना डिवाइडर दूर हो उतना बढ़िया, पड़ोसी का ध्यान रखें। उसके बाद मैं किसी बात करूँ ग्लोबलाइजेशन की। इससे फायदा क्या होता है सर? इससे फायदा इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया का जो प्रोडक्शन है, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड लेवल पर सेल हो रहा है। मतलब आपके खेत में बना हुआ आलू दुनिया में बिक रहा है, और दुनिया में बने हुए बीटी सीड्स जो कौन बनाती है? मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब 2-4 देश मिलकर जो बीज बना रहे हैं वो इंडिया के अंदर बिक रहे हैं। रीजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। गुजरात का तिल चाइना में बिक रहा है, चाइना की कीवी गुजरात में बिक रही है। रीजन क्या? ग्लोबलाइजेशन। फायदे फायदे दिख रहे हैं, लेकिन हर चीज के पीछे नुकसान होता है, पता होगा आपको। इसके वजह का नुकसान है सर, इससे तो डोमेस्टिक फार्मिंग है। कौन सी फार्मिंग? डोमेस्टिक फार्मिंग। उसको टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। क्यों सर? आपने कभी नोटिस किया होगा, मान लो सीजन चल रही है गवावा अमरूद की, 20 रुपए किलो मिलता है। कितना रुपए मिलता है? 20 रुपए किलो। रीजन क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी घरेलू। डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होंगे, मार्केट वैल्यू नहीं होती है। ओके, उसके बाद और क्या नुकसान है सर? और नुकसान है जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वो क्या हो गई है? थोड़ी सी महंगी हो गई है, ठीक है। ये सारे डिसएडवांटेज है किसके? ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, फार्म प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल एक्सपोर्ट हो रहा है। गुजरात का तिल बिक रहा है, गुजरात कॉटन बिक रहा है, चाइना चीनी चिल्ली सारे कहाँ बिक रहे हैं? चाइना में। चाइना के फ्रूट कहाँ बिक रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? बीटी सीड्स कहां पर आए हैं? इंडिया में। से क्या फायदा हुआ है? कॉटन और मेज का प्रोडक्शन है बढ़ गया है। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट को कंपटीशन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर, ग्लोबल मार्केट, पेटेंट, रजिस्ट्रेशन, कुछ तो होते हैं चीजें होती है जिनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खेती कर रहे हो टोबैको तंबाकू की, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको लाइसेंस नीड पड़ेगी। फिर क्या आता है? रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शन एज नेशनल पेटेंट। सीधा फंडा बताऊंगे मैं आपको। तो कुछ चीजें फिक्स होती है जिनकी क्वालिटी के बेस पे, जैसे आईएसओ आपने पढ़ा होगा 9001 वाला होता है, उसका स्टैंडर्ड कंफर्म होने के बाद आपका माल दूसरे कंट्री में जा सकता है, उससे पहले माल नहीं जाएगा। अगर आपके प्रोडक्शन में कुछ भी ऊपर नीचे फेरबदल हुआ तो आपका माल देश में दूसरे देश में बिकने के लिए नहीं जाएगा। फिर क्या होता है? पुअर एंड अनएजुकेटेड फार्मर्स। तो कुछ फार्मर्स गरीब होते हैं, उनका माल दूसरे देश में जाना बहुत बड़ी बात है, देश एक शहर से बाहर नहीं जा पाता। इसकी वजह से जितना उनको अर्निंग मिलनी चाहिए उतने पैसा उनको नहीं मिलता है, ठीक है। अब आता है इंटीग्रेटेड इरिगेशन है, फैसिलिटीज। हर एक एरिया में पानी भी नहीं, फैसिलिटीज नहीं, किसकी? इरिगेशन की। इसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता। फिर क्या आता है? इरेगुलर और अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। कुछ जगह रेनफॉल ही बहुत कम होती है, इसकी वजह से खेती अच्छी नहीं हो पाती है। खेत छोटे हैं, कुछ लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कुछ एजुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो एग्री सेक्टर में जाना ही नहीं चाह रहे। मतलब जो अनएजुकेटेड हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, वो कहाँ जा रहे हैं? जो एग्रीकल्चर में। क्लियर। फिर क्या आता है? लोअर स्टेचू ऑफ फॉर इरिगेशन इन द सोसाइटी। लोअर स्टेटस फॉर द इरिगेशन सोसाइटी, एग्रीकल्चर इन सोसाइटी। समाज के अंदर एग्रीकल्चर खेती करने को लोअर स्टेचू लोग स्टेटस मानते हैं, ठीक है, कि मतलब जो इंसान खेती करता है उसका स्टेटस सोसाइटी के अंदर
थोड़ा नीचे देखा जाता है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में, बट जो भी था ये था। अब मेन क्रियाक्रम करते हैं अपन बोर्ड का। चलो भाई, पहला क्वेश्चन लिख लो। दूसरा मेथड ऑफ फार्मिंग, सीजन रबी, खरीफ, जायद। फिर पेडी प्लस कॉटन प्लस ग्राउंडनट, पेडी हो गया, कॉटन कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, वीट, रिफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कंट्रीब्यूशन, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन और फूड सिक्योरिटी। याद रहे, फूड सिक्योरिटी वाला याद रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मेथड ऑफ फार्मिंग, सीजन ऑफ फार्मिंग, पेडी, कॉटन, ग्राउंडनट, वीट, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, सारे क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज हमेशा सेट करके जाना, क्या करोगे? पिक्चर देख कर जानी है। क्या देख कर जानी है? पिक्चर। पता नहीं वीरेंद्र नाथ में से आवाज आई, इस साल पिक्चर आएगी पक्का। ठीक है, चलिए।